नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स जयपुर को बाबा रामदेव की कोरोना के इलाज के दावे वाली दवा के क्लिनिकल ट्रायल के संबंध में नोटिस भेजा है। रामदेव ने कहा था कि कोरोनिल नाम की इस दवा को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और निम्स जयपुर ने मिलकर तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि दवा के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया की मंजूरी ली गई थी। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ते खतरों को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना की संख्या कम करने का फैसला किया है। पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिणी चीन सागर के लिए खतरा है और हम इस बात से सुनिश्चित होना चाहते हैं कि चीन की आर्मी का सामना करने के लिए हम तैयार रहें। हमें लगता है कि हमारे वक्त की ये चुनौती है और हम इसे सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे। नेपाल द्वारा नया राजनीतिक नक्शा जारी किए जाने के बाद अब उसका असर दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के अनानास उत्पादकों ने इस साल नेपाल को अनानास का निर्यात नहीं करने का फैसला किया है। बंगाल में अनानास के कुल उत्पादन का 80% इसी इलाके में होता है और यहाँ से हर साल बड़े पैमाने पर नेपाल को इनका निर्यात किया जाता है। उत्पादकों और व्यापारियों का कहना है कि अनानास भले आधी कीमत में बिके या खेतों में ही सड़ जाए, इनको किसी भी कीमत पर नेपाल नहीं भेजा जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पार्टी के भीतर तो निशाने पर हैं ही, अब मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने भी उन पर हमला बोला है। ओली ने जब नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया तो मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने समर्थन किया था। इस नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है, लेकिन नेपाली कांग्रेस ने अब नेपाल की जमीन चीन में मिलाए जाने पर कड़ी आलोचना की है। देश के भीतर ओली सरकार के संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में वापस लौटे मजदूरों को यहां ही काम दिया जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई में उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए बेहद अच्छा काम किया। आंकड़ों की तुलना से पता चलता है हम यूरोप के 4 बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन 200 से 250 साल पहले दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे, आज भी उनका दबदबा है। इनकी आबादी 24 करोड़ है। हमारी तो अकेले यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है। कोरोना से इन 4 देशों में 1,30,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 600 लोगों की जान गई है। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ करने वाले पीएम मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन जवानों ने बहादुरी दिखाई तो अन्य रेजिमेंट के जवान क्या सीमाओं पर तंबाकू मलते बैठे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव होने के कारण ही सेना में जाति और प्रांत का महत्व बताया जा रहा है। इस तरह की राजनीति कोरोना से भी बदतर है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और विपक्ष के कुछ नेताओं को निशाने पर लिया है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा उन्हें फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहती है बेशक करे, लेकिन वह सच्चाई को सामने रखती रहेंगी। प्रियंका ने विपक्ष के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, विपक्ष के कुछ नेताओं की तरह बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं हूँ। बता दें, प्रियंका ने यह हमला आगरा में कोरोना मरीजों की मौत को लेकर किए गए ट्वीट पर डीएम द्वारा उन्हें नोटिस भेजने पर किया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद फैसला हुआ है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जिन छात्रों ने परीक्षा पूरी कर ली है उनका सामान्य रूप से रिजल्ट आएगा, जबकि जिन छात्रों ने 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं बचे हुए पेपर के लिए उनका रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। जिन्होंने 3 पेपर दिए हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के औसत अंक मिलेंगे और जिन छात्रों ने 1 या 2 पेपर खत्म किए हैं उनके नंबर बोर्ड की परफॉर्मेंस और इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनें नहीं चलेंगी। रेलवे ने एक्सप्रेस, मेल, पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेनें 12 अगस्त तक नहीं चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच बुक किए गए टिकटों को रद्द किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अनुसार इस अवधि के लिए बुक हुए टिकटों को रिफंड किया जाएगा।
भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 17,296 नए मामले आए हैं और 407 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,90,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 15,301 हो गया है। फिलहाल 2,85,000 लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 1,89,000 से अधिक है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों की संख्या 96 लाख को पार हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,89,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा 52 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 24,21,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या 1,24,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।